Can start? हाँ स्टार्ट करिए। यस बेटा स्टार्ट करिए। Okay, sir. Good morning, all of you. This is me, Shagun Sharma, student of BA first year. Today, I am here to present my topic, consumer equilibrium. First of all, I want to tell the meaning of equilibrium. Equilibrium means position of no change. मीन्स हम जब ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जब हम चेंज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. That is when the drive maximum satisfaction. मीन्स जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर तब होता है जब वो अपना कंजप्शन लेवल जो है चेंज नहीं करना चाहता है, जिस पर जो है उसे बहुत ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है. नाउ I want to tell you the definition of consumer equilibrium. Consumer equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and no tendency to change his way of exciting expenditure. Means consumer equilibrium का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जहाँ एक कंज्यूमर अब जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो अपनी लिमिटेड इनकम के साथ और वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहता उसमें, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं. एक होता है जब सिंगल कमोडिटी का केस, सेकंड होता है टू कमोडिटीज का केस. सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होता है, जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम अपनी एक कमोडिटी पर खर्च करता है तो उसे हम सिंगल कमोडिटी केस बोलते हैं. और जब एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज पर अपनी इनकम एक्सपेंड करता है तो उसे बोलते हैं हम टू कमोडिटीज केस. अब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है. फर्स्ट आई वांट टू टेल कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहाँ और कैसे अप्लाई होती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज केस ऑफ either वन कमोडिटी और वन यूज ऑफ अ कमोडिटी. मींस लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है अप्लाई की जाती है एक कमोडिटी के यूज में या फिर जब हम एक कमोडिटी का यूज करते हैं तब. However, in real life, a consumer normally consume more than one commodity. पर हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, कंज्यूमर जो है एक से ज्यादा कमोडिटी को प्रेफर करता है, एक से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है. In such a situation, law of equimarginal utility helps in optimum allocation of his income. तो इस केस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा हेल्प करती है कि हम अपनी जो इनकम को है बहुत अच्छे से एलोकेट कर सके, यूज कर सके गुड्स को कंज्यूम करने में. लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जॉसन्स सेकंड लॉ. As law of equimarginal utility is based on law of diminishing marginal utility, all absorption of the latter also applies to the former. जो law of equimarginal utility जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, law of diminishing marginal utility पर बेस्ड होती है, सारे absorptions भी उस पर बेस्ड होते हैं. According to the law of equilibrium utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of marginal utility of two commodities and their respective price are equal and marginal utility falls as consumption increases. Means जो हमारी लॉ है इक्विलिब्रियम यूटिलिटी की लॉ, उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को जो है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हमारा रेशियो जो है मार्जिनल यूटिलिटी का दो कमोडिटीज की और उनके प्राइस के इक्वल्स हो. और जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है फॉल्स कब होती है, जब कंजप्शन जो है किसी भी गुड्स का हम इंक्रीज करते हैं तब. तो नेसेसरी कंडीशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने के लिए कि हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं. पहली, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस बोथ द गुड्स. दोनों ही गुड्स के केस में जो प्राइस है मार्जिनल यूटिलिटी के वो उसका रेशियो सेम होना चाहिए. A consumer in consumption of single commodity is at equilibrium when MUX divided by MPX equals to MUM. मीन्स क्या है यहाँ पे, MUX जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स की और PX जो है प्राइस है गुड एक्स के और MUM जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की, मीन्स उनकी जो भी इनकम रही है उसकी. देखिए हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. गुड एक्स है और गुड वाई है. अब गुड एक्स अगर हम लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है
MUX/MUM इक्वल्स टू PX। अब हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए हम PX को MUM से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये तो MUX/PX इक्वल्स टू MUM हमारे पास इक्वेशन आती है। जब ये इक्वेशन हमारे पास आती है इसका मतलब जो भी गुड है वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर है। अब हम गुड y का लेते हैं, MUY/MUM इक्वल्स टू PY। PY जो है ये प्राइस ऑफ गुड y है। उसके बाद हम इसे भी रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, MUY/PY इक्वल्स टू MUM। ये हमारे पास आएगी साइंटिफिक इक्वेशन। जब हम देखते हैं अगर कोई भी एक सेम नंबर हमारे इक्वल साइड्स पर होता है तो हम क्या करते हैं, MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे कोई भी किसी चीज का कंजप्शन कर देते हैं। जब कंज्यूमर जो है उसका इक्विलिब्रियम हम देखते हैं तब। सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूम अनदर कमोडिटी से Y will be equilibrium। सेम ऐसे ही जैसे हमने गुड X से किए, गुड Y पर भी जो है इक्विलिब्रियम लेवल ही आएगा। When MUY/PY equals to MUM, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी हमने इसे इक्वेट करा और हमें क्या मिला, MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MUM। ये हमें कैसे मिला, हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि इफ A इक्वल्स टू B, अगर A इक्वल है B के तो A इक्वल होगा C के और B इक्वल C के। वैसे ही मैंने यहाँ पे A क्या है हमारा MUM है, A हमारा MUX/PX। सेकंड केस क्या है, A इक्वल्स टू C मींस MUM इक्वल्स टू MUY/PY। हमारा यहाँ पे C जो है MUY/PY है। अब B क्या हमारा MUX/PX का इक्वल्स टू C क्या होगा हमारा MU/PY होगा। तो इसको जो हम यूज करते हैं फॉर्मूले को, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है जो इक्वेटिंग वन एंड सेकंड वी गेट नीचे है, MUX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MUM। अब देखते हैं ये केसेस में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, says that the MU of an additional dollar spent on good X is greater than of a dollar spent on good Y। मीन जो हमने MU में गुड X पर जो हमने स्पेंड किया है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, गुड Y के कंपैरिजन में। जो प्राइस हमने गुड X पर किए हैं स्पेंड वो ज्यादा है। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, देयर आर टू गुड्स X एंड Y। वो गुड्स है X और सपोज करते हैं गुड X जो है वो आइसक्रीम है, गुड Y चॉकलेट है। जब हमें सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, we are getting more satisfaction by the consumption of an ice cream in comparison of chocolate। हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पर मिल रहा है, आइसक्रीम कंज्यूम करने पे मिल रहा है चॉकलेट के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने कंजप्शन आइसक्रीम का बढ़ा देंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगी, जो कि कहता है when you will consume any good, the utility which we are getting from that good will decrease। जब हम कोई भी गुड का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, जो भी हमें यूटिलिटी मिल रही है उस गुड से वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो साइन जो है ग्रेटर देन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इक्वल साइन में, मींस ये अब द इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। सेम अगर इसका अपोजिट हो जाए, MUX/PX is less than MUY/PY, मीन जो गुड X पर जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो कम है किसके अकॉर्डिंग, गुड Y के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिकेट करता है जो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड कर रहे हैं हम गुड Y पे वो ज्यादा है कंपैरिजन में किसके, गुड X के। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगी। क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे चॉकलेट हमने गुड Y लिया था ना, तो चॉकलेट का कंजप्शन हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी यूटिलिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी गुड, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे भी जो है इक्वल का साइन आ जाएगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द टू गुड्स इज इक्वल टू द बजट, देन अगर हम जो अमाउंट अपना स्पेंड कर रहे हैं गुड्स पर वो
अगर बजट के इक्वल हो तो क्या होगा, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स जो ग्रेटर होंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। क्या सजेस्ट करेगा ये हमें, ये सजेस्ट करेगा कि इंडिविजुअल शुड बाय लेस ऑफ वाई इन ऑर्डर टू बाय मोर ऑफ एक्स। मींस इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है, पर्सन क्या कर रहा है, गुड वाई को कम कंज्यूम कर रहा है किसके ऑर्डर में, गुड एक्स के ऑर्डर में। अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन पी वाई, say to purchase less to pay less x to pay for additional amount of y। क्या कर रहा है ये, मतलब x को जो है वो कम परचेज कर रहा है y के कंपैरिजन में। तो यहाँ क्या आती है, हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, हमें इनसे क्या होती है वो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y अपॉन प्राइस ऑफ गुड y। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल एज कंजप्शन इंक्रीज, ये हमने पॉइंट पढ़ा, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हमारा कंजप्शन, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होती है, गिरती है, तो हमारा कंजप्शन जो है वो बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मस्ट फॉल्स मोर ऑफ इट इज कंज्यूम। जितना जितना हम कमोडिटी को जो है कंज्यूम करेंगे उतना उतना हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अगर हम यूटिलिटी डिक्रीज नहीं करते हैं तो हमारा ये जो है कभी इक्वल पॉइंट पर नहीं आएगा, मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आएगा। If marginal utility does not fall as consumption increases, the consumer will end up buying one good which is unrealistic and consumer will never reach the equilibrium position। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं गिरती है तो कंज्यूमर को क्या होगा, कंज्यूमर कंजप्शन हमारा इंक्रीज नहीं हो पाएगा और कंज्यूमर क्या करेगा, कभी भी दूसरा गुड जो है वो परचेस नहीं करेगा, जो कि रियल लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर जो है हमेशा दो गुड्स ही परचेस करता है या दो कमोडिटीज के बारे में ही प्रेफर करता है, और कंज्यूमर जो है कभी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम दो कमोडिटीज को लेकर जब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तब पहुंचता है जब हम अपनी सारी इनकम जो है, when he spend his limited income in such a way, ऐसे मैनर में अपनी लिमिटेड इनकम जो है स्पेंड करता है, जिससे कि रेशियो जो है मार्जिनल यूटिलिटी का दो कमोडिटी की और उनके रेस्पेक्टिव प्राइसेस जो है वो सेम हो और उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल्स हो, जिससे कि उनका कंजप्शन इंक्रीज हो। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। टोटल मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹5। जो टोटल मनी इनकम जो है कंज्यूमर की वो कितनी है, ₹5 है। तो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई आर प्राइस एट ₹1 पर यूनिट। जो प्राइस है दोनों कमोडिटीज का वो ₹1 पर यूनिट है। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स और 5 यूनिट्स ऑफ वाई। तो कंज्यूमर क्या करेगा, मैक्सिमम 5 यूनिट्स या तो वो एक्स के कंज्यूम कर रहा होगा या तो फिर 5 यूनिट्स जो है वो वाई के कंज्यूम कर रहा होगा। अब हम टेबल से देखते हैं कि कैसे हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट जो है वाई के और एक्स के। देखिए हम यूनिट्स लेते हैं टेबल में अपनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लेते हैं यूनिट्स में और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई लेते हैं, वो भी यूनिट्स में लेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इनकम हमें कितनी दी गई थी, हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमें इनकम जो है ₹5 दी गई थी। प्राइस क्या थे, एक्स और वाई के ₹1 पर यूनिट। एक्स के ले लेते हैं पहले हम देखते हैं कहाँ पर जो है एक्स जो है सेम कंज्यूम कर रहा है। मींस देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी हम देखेंगे थर्ड यूनिट पर 12 है एक्स की और वाई की कहाँ पर है, 2 यूनिट पर है 12। मींस ये दोनों सेम है, 12 कंज्यूम कर रहे हैं ना।
करेंगे हम, जो 3 यूनिट्स है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि ₹1 थी एक्स की, तो क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके ₹3 आएगा। अब वाई की कितने यूनिट पे कर रहे थे, 2 यूनिट्स पे 12 कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस जो थे गुड वाई के 1 थे पर यूनिट, तो इससे हमारे पास क्या आया 5 आया। अब हम क्या करेंगे, हमारी टोटल इनकम भी 5 थी और यहाँ पे हमारा टोटल भी 5 आ रहा है। जब हमने देखा कि इनका कितने कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसे प्लस कर तो हम इसे अपने फॉर्मूले पे पुट कर देखेंगे, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, मींस प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड X इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y। अब क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस X कितनी थी, यहाँ पे गुड X की 12 थी, तो हमने 12 पुट कर दिया, और प्राइस कितने थे 1, तो अपॉन 1 कर देंगे। सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y क्या थी 12 थी, और प्राइस क्या थे सेम 1, मींस सेम आ रहा है ये। तो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी फर्स्ट टू कमोडिटीज के केस में, कि प्राइस जो है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम होना चाहिए दोनों का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 3 यूनिट ऑफ गुड X कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y कंज्यूम कर रहा है। अब एक और है, एक तो हमारे यहाँ 12 का था यूनिट्स का, अब यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी का, अब यहाँ है 5 का भी है। देखिए अब क्या, अब इसे भी हम पुट करके देखेंगे अपने फॉर्मूले में। गुड X जो है 5 पर कितना कर 5 यूनिट्स पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है गुड X की 5 है, तो हम उसे 5 अपना रखेंगे वहां पर और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपीस थे 1 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास ₹5 आ जाएगा। और 5 यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड Y की हमारे पास कितनी आ रही है 3 आ रही है, सॉरी 4 आ रही है 4 यूनिट्स पर, तो हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारे पास क्या देगा ₹4। अब हम जब देख रहे हैं तो इनका कंजप्शन जो ज्यादा आ रहा है जितनी इनकम है उससे, तो इसका मतलब जो है ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। हम सेम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, मार्जिनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। इस ग्राफ को मैंने दोनों के ग्राफ को एक जगह ही प्लॉट करना होगा हमें, जिससे कि हमें उनका इक्विलिब्रियम लेवल पता लगे कि क्या है। राइट हैंड साइड जो हमारी Y एक्सिस है उस पर हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे मैंने जो है ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए यूनिट 1 पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X क्या थी, हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे अपने। देखिए सॉरी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X जो है हम अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारी टेबल में जब 1 यूनिट पर कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी X कमोडिटी को 20, तो हम क्या करेंगे अपने 1 यूनिट पर हमने 20 कर दिया मार्क। 2 यूनिट पे कितनी मिल रही थी 14 मिल रही थी गुड X की, तो 2 यूनिट पे हमने 14 मार्क किया। 3 यूनिट्स पे कितनी मिल रही है हमें 12 मिल रही है, तो 3 यूनिट्स पे हमने 12 मार्क किया। 4 यूनिट्स पे कितनी मिल रही है 7, तो 4 पे हम 7 मार्क करेंगे। 5 पे कितनी मिल रही है 5 मिल रही है, तो 5 पे 5 मार्क कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे गुड्स ऑफ कमोडिटी Y हम जो है यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा इनका इक्विलिब्रियम लेवल क्या है। यहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम लेवल जो है हमें 3 पर मिलना है, 3/12 पर मिल रहा है हमें यहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम लेवल जो है। In order to display the combination of two goods X and Y that the consumer buy to be in equilibrium, let's bring his indifference curve and budget line together. अब गुड X का कॉम्बिनेशन जो है दो गुड्स का X एंड Y, उसे जानने के लिए कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है उनका इक्विलिब्रियम क्या है, हम क्या करेंगे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को साथ लेकर आएंगे।
नाउ मैं आपको बताऊंगी कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है. Indifference map show the consumer preference scale between various combination of two goods. Means क्या consumer उसके बीच किस चीज को ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं, उसको हम जो है बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. बजट लाइन क्या होता है? Depicts various combination that he can afford to buy with his money, income and price of both the goods. Means जो प्राइस है गुड्स के और जो उनकी इनकम है वो उनके बजट लाइन के अंदर आए, उसे ही हम बजट लाइन बोलते हैं. मींस वो उसे जो है परचेज कर पाए, इतनी उनके पास इनकम हो. In the following figure we depict an indifference map with 5 indifferent curves के साथ हम एक indifference map शो कर रहे हैं. कौन कौन सा है? Indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3, indifference curve 4 and indifference curve 5 along with the budget line PL for good X and Y. अपनी बजट लाइन के साथ जो कि हमारी है PNI मींस प्राइस लाइन. नाउ अब आप इस फिगर में देख सकते हैं see that combination R, S, Q, T and H cost the same to the consumer. इनकी क्या है? इनकी कॉस्ट जो है वो सेम है कंज्यूमर के लिए. In order to maximize his level of satisfaction, the consumer will try to reach the highest indifference curve. ज्यादा से ज्यादा satisfaction पाने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा indifference curve पर पहुंचेगा, level of satisfaction पर पहुंचेगा. Since we have assumed our budget constraint, we will be forced to remain on the BL means budget line. जब हमें क्या assume हमें अपने बजट पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी बजट लाइन पर ही रहेंगे. So which combination will we choose? अब हमारा क्वेश्चन आया कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए जिस पर जो हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. Let's say that we choose the combination R. वो R combination को चूज करता है फिगर फर्स्ट में से. तो हम क्या करेंगे? We can see that R lies on a lower indifference curve. R जो है बहुत lower indifference curve पे कर रहा है, means indifferent curve फर्स्ट पर अप्लाई कर रहा है. तो he can easily afford the combination as Q और T. तो वो easily क्या करेंगे? जो बाकी के उनके कॉम्बिनेशन है as Q और T उन्हें easily afford कर सकता है वो. Which lies on the higher indifference curve, जो कि अपने से higher indifference curve पर है. Even if you choose a combination H, the argument is similar. Says H lies on the curve I indifferent curve first too. अगर वो H चूज कर रहा है तब भी वही बात है कि वो और अपने से जो ऊपर के उनके कॉम्बिनेशन है X, Q और T उन्हें जो है वो परचेज कर सकता है. Now next, let's look the combination S on the curve indifference curve second. Here again he can reach a higher level of satisfaction with in his budget line by choosing the combination Q lying on indifference curve 3. जो सेकंड पर इनका S है और T S है वो भी क्या कर रहा है? अपने हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मींस उसे वहां पे मिलेगा और वो क्या कर पाएगा? अफोर्ड कर पाएगा किसी Q को और T को अफोर्ड कर पाएगा इजीली. आर्ग्यूमेंट्स जो है बाकी के हमारे T के लिए भी सेम होगी, पर हमारे पास क्या बचता है? Q बचता है. मींस जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा. तो क्या होगा? हम ये अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब अगर हमारे पास Q बचेगा तब क्या होगा अगर हम Q को चूज करते हैं. दिस इज द बेस्ट चॉइस सिंस Q lies on his budget line and puts him on the highest possible indifference curve which is indifference curve third. ये बहुत अच्छी चॉइस होगी अगर हम Q को चूज करते हैं क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है? बजट लाइन पर है और अपने जो है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को जो है पुट कर रहा है. while there are higher curves, जबकि उनके पास और भी दो कर्व्स हैं जो कि हाई है, इंडिफरेंस कर्व 4 एंड इंडिफरेंस कर्व 5. दे आर बियॉन्ड बजट लाइन जो कि बजट लाइन के बाहर है. therefore he reaches the equilibrium at point Q on curves indifferent curve third. जिससे क्या है वो क्योंकि बाकी के दो जो है इंडिफरेंट कर्व 4 और 5 वो तो बजट लाइन के बाहर है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ रहा है? बजट लाइन का Q हो रहा है.
हम नोटिस करते हैं, नोटिस दैट दिस पॉइंट द बजट लाइन PL is tangential to the indifference curve third. Also in this position the consumer buys OM quantity of X and ON quantity of Y. हम ग्राफ में देखते हैं, जो बजट लाइन जो है PL वो टेंजेंट है, कौन से कर्व पर है? इंडिफरेंस कर्व थर्ड पर है, मींस टच कर रही है। टेंजेंट का मतलब होता है टच कर रही है उसे। तो इस पर कंज्यूमर क्या कर रहा है? OX तो है, OM जो है वो बाय कर रहा है कमोडिटी X का, और OZ बाय कर रहा है वो कमोडिटी Y का। ON जो बाय कर रहा है वो कमोडिटी Y का बाय कर रहा है। Since point Q is the tangent point, the slope of line PL and curve indifference curve third are equal to this point. क्योंकि Q जो है वो एक टेंजेंट पॉइंट है, जो स्लोप जो होगा प्राइस लाइन का PL का और कर्व्स का, मीन जो इंडिफरेंस कर्व थर्ड है वो क्या होगा हमारा? इक्वल होगा। Since point Q is the tangent point, the slope of line PL and curve indifference curve third are equal at this point. Further, the slope of the indifference curve shows a MRS of X for Y, means marginal rate of substitution for Y. जब स्लोप इंडिफरेंस कर्व क्या हमें शो करेगा? मार्जिनल रेट ऑफ गुड X फॉर Y के लिए शो करेगा, जो कि इक्वल होगा किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y. Also, the slope of the price line indicate the ratio between the price of X and Y and is equals to PX upon PY. इसलिए हमें और भी जो स्लोप जो है हमारे प्राइस लाइन का PL का, वो और क्या शो करेगा? रेशियो शो करेगा प्राइसेस के गुड X और Y के प्राइसेस के बीच का, जो कि इक्वल होंगे हमारे। Hence, at the equilibrium point Q, marginal rate of substitution of good X for Y equals to mu X upon mu Y equals to PX upon PY. Therefore, we can say that consumer equilibrium is achieved when the price line is tangential to the indifference curve, or when the marginal rate of substitution of the good X and Y is equal to the ratio between the price of the two goods. हम कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है तब अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट तब अचीव करेगा जब प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंशियल हो, इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही हो, और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड X और Y का वो इक्वल हो रेशियो के उनके प्राइस के बीच में। अब ये कुछ एजम्पशन से हम वो एक्सप्लेन करते हैं। ये एजम्पशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट एजम्पशन क्या है? There is a defined indifference map showing consumer scale of preference across different commodities of two goods X and Y. जो इंडिफरेंस मैप है वो हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंस को शो कर रहा है दो कमोडिटीज के बीच में। सेकंड, द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड मनी इनकम एंड वांट व्हिच इट कंप्लीटली ऑन द गुड X and Y. मीन जो कंज्यूमर की इनकम है, मनी इनकम है, वो क्या है? फिक्स्ड होती है, और वो क्या करता है? अपनी सारी इनकम जो है कंप्लीटली गुड X और Y पे स्पेंड करना चाहता है। The price of good X and Y are fixed for the commodity. जो प्राइजेस जो होते हैं कमोडिटीज के लिए जो वो है सेम होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। The consumer act rationally and maximize level of satisfaction. और जो कंज्यूमर जो है क्या करता है? रैशनली होता है, मींस ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है, वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे रैशनल होता है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सगल शर्मा जी, आपने तो पूरा इक्विलिब्रियम के एनाटॉमी ही प्रेजेंट कर दी। और अब इसमें बेटे कुछ थोड़ा पॉइंट्स वाइज करेक्शन है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहला तो आपने जो एनालिसिस प्रेजेंट किया है, इसको आपने तीन तरीके के इक्विलिब्रियम को आपने एक साथ ही मर्ज कर दिया है। एक इक्विलिब्रियम हम ड्राइव करते हैं, जो आपने जो सबसे पहला इक्विलिब्रियम जो ड्राइव किया हुआ है, दैट वाज द मैथमेटिकल डेरिवेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो पॉइंट आ जाता है कि वो जब मैथमेटिकल डेरिवेशन हम मांगते हैं, तो ऊपर वाला जो आपने सबसे पहला वाला जो डेरिवेशन दिखाया था ना, MUX और ये सब सारी चीजें इक्वलाइज करके, हाँ, तो दैट इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द टू कमोडिटी केस। तो जब आपसे कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि सो दैट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
तो वो क्लियरली आपसे ये बता देते हैं कि आप उनको ग्राफिकल इक्विलिब्रियम चाहिए कि मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम चाहिए। गॉट इट? हाँ, तो तो इस बात का पहले ध्यान रखना, क्योंकि आप इतने ढेर सारी चीज़ें कंटेंट को हमें थोड़ा तो आपको इसलिए बताना पड़ता है कि जो है आपको वहाँ पे क्या लिखना है, ये भी आप चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ का जो आपने हिस्सा जो शो किया है, दैट इज़ द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गॉट इट? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट फिर जो आपने लास्ट में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो ग्राफ का जो आईसी कर्व और बजट लाइन का मैप बना के जो आपने शो किया है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल या डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो एग्जाम में वो आप एग्जाम से अगर वो क्लियरली केवल ये कह दे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताइए, कोई चीज़ वो मेंशन ना करें, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि आप किस मेथड से इक्विलिब्रियम दिखाने चाह रहे हैं। ठीक है? कि हियर हियर वी विल प्रेजेंट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन या विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल डेरिवेशन। जो भी आप इक्विलिब्रियम का जो भी तरीका अपनाएं, वो आप उसको वहां कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ नहीं, हाँ बेटा, अच्छी बात है, वो आपने अच्छा किया। हमने आपको इसलिए बताया कि आपको माइंड सेटअप याद रखना है कि आपका क्लासिफिकेशन कहाँ तक आपको करना है, कि कहाँ-कहाँ पर आप उस समय आपको क्या करना होगा, जिसमें आपसे केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ लिया जाए। मान लीजिए आप उस समय कन्फ्यूज़ हो कि यार अब हम इसमें इसमें कौन-सा मेथड हम करें, दोनों करें या कोई एक करें, तो अभी से आपके माइंड में हमें क्या चीज़? हाँ, मार्क्स मार्क्स दोनों पर मिलेंगे, मार्क्स में। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपने बेटे बजट लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ऊपर देख लीजिए कि बजट लाइन डिपिक्ट्स वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट ही कैन अफोर्ड टू बाय विथ हिज मनी इनकम एंड प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। ओके, तो यहाँ पर जो बजट लाइन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, बजट लाइन डिपिक्ट्स द वेरियस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ द टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है, दैट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड। अब यहाँ पे अफोर्ड के साथ बेटा बाय नहीं लगता है, क्योंकि अफोर्ड वर्ड एक ऐसा है, अफोर्ड का मतलब होता है द गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड बाय हिज, मतलब व्हिच कैन बी परचेज्ड, है ना? हाँ, अफोर्ड का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतने पैसे आपके पास है, इतनी परचेसिंग पावर है कि आप उसको खरीद सकते हो। तो ऑलरेडी उसमें बाय टर्म जो है वो मिला हुआ है, ठीक है? तो इसलिए टू बाय अफोर्ड के साथ नहीं लगाते हैं, टू बाय वगैरह, बस अफोर्ड आपने लिख दिया तो मतलब ही कैन परचेज, ठीक है? हाँ, दैट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड विथ हिज गिवन मनी इनकम, विथ हिज गिवन मनी इनकम होगा बेटे, क्योंकि मनी इनकम उसका गिवन इसलिए वर्ड यूज कर लेते हैं कि हम ये भी दिखा देते हैं डेफिनेशन में कि मनी इनकम जो है, जब बजट लाइन ड्रॉ करते हैं तो मान लेते हैं मनी इनकम दी हुई हो, ठीक है? फिर इसके बाद एट गिवन प्राइसेस ऑफ द बोथ गुड्स, ठीक है? तो इसको इस तरीके से आप अपनी रिफाइन कर लीजिएगा डेफिनेशन को। फिर से बोल दें कि हो जाएगा? हम कह रहे फिर से बोल दें, हो जाएगा ना? समझ गए हो आप सारी चीजें? ठीक है। फिर इसके बाद जो है, सोच द कंज्यूमर प्रेफरेंस स्किल बिटवीन द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। हाँ, और इसमें ऊपर वाले में जो इंडिफरेंस कर्व के मैप आपने जो डेफिनेशन लिखी है ना, तो सोज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस स्केल ऑफ, हाँ, बिटवीन बिटवीन यहाँ पर नहीं लगेगा बेटा, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स एंड ईच ईच शोविंग द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड, ठीक है, ये वर्ड इसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद जो है बाकी सारी चीजें आपने ठीक लिखी है। यहाँ पर नीचे आइए, ग्राफ पे आइए बजट लाइन के। हाँ, यहाँ पर आपने ग्राफ में बजट लाइन को आपने शायद नॉन लिनियरली शो कर दिया है। तो जनरली जो है बजट लाइन नॉन लीनियर ना होके वो लीनियर होती है, ठीक है? जनरली आपको ऐसा मिलेगा, और 1% केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें वो हो जाएगा। तो बाकी आपने सारे एक्सप्लेनेशन इक्विलिब्रियम का तो बहुत अच्छा दिया, नो डाउट जो है। और यहाँ पर ये आपको ये बस ये ध्यान रखना होता है कि ईच डिफरेंस कर्व एट द हायर लेवल शोज द हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। The consumer tried to achieve the higher level of satisfaction, but his desire is constrained by the budget line. उसकी desire जो होती है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करने की, वो किसके द्वारा कंस्ट्रेंट कर दी है? बजट लाइन के द्वारा। तो नाउ ही कैन, हाँ, he can only achieve that point, that higher he can reach that higher indifference curve
at which its budget line is tangent to the indifference curve. The point is defined as the consumer equilibrium point. अब बाकी आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बहुत अच्छे से दिखा दी कि वहां पर, और this is the point at from which the consumer don't wants to deviate. That is why this is the consumer equilibrium. For example, if he deviates from Q to T, then he will reach the lower at the lower indifference curve, and similarly he don't want to deviate from Q to S because he will reach the lower level of satisfaction. So that is why the point, जैसे आपने शुरुआत में डिफाइन किया था ना, consumer equilibrium is the point from which the consumer don't want to deviate. तो वो क्यू पॉइंट एक ऐसा ही पॉइंट है एट द पॉइंट फ्रॉम विच द कंज्यूमर डोंट वांट टू डेविएट, यहाँ से वो हटना नहीं चाहता है, ठीक है। चलिए, तो वेरी गुड बेटा, आज इतना ही। इसका बाकी एक्सप्लेनेशंस जो है, हम सारी चीजें हमने तो पढ़ा ही दिया था, आपने जब कल प्रेजेंट नहीं किया था तो हमने चलिए कोई बात नहीं बेटा, आराम, अब इसमें आराम करिए। अब कल जो है मुंतहा नदीम जी आपका प्रेजेंटेशन होगा परफेक्ट कंपटीशन पे, आप अपने आप को रेडी कर लीजिए, ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? चलिए, तो आज हम लोग अपना यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल अटेंड करने के लिए, और कल फिर मिलते हैं।